फाइनली हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले या कंपनी से रिलेटेड लॉज को जानने से पहले, कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले ये तो समझ लें आप कि कंपनी होता क्या है। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा बिजनेस के 3 फॉर्म्स हैं, ये तो मालूम है आपको। बिजनेस के कितने फॉर्म्स हैं? 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं बिजनेस के। बिजनेस के 3 फॉर्म्स में एक है प्रोप्राइटरशिप, क्या है बोलिए, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी। अब पार्टनरशिप के भी टाइप हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, कंपनी के भी कई टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड सो ऑन। कंपनी के टाइप्स में भी आएंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी भी होता है। तो मैं अभी ओवरऑल एक बात समझाऊं आपको कि देखिए, बिजनेस को करने का 3 अलग अलग अंदाज हो सकता है आपका। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान अंदाज में इसको समझें। क्या क्या हो सकता है? या तो आप किसी बिजनेस को अकेले कर रहे हैं, बिजनेस को आप अकेले कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के मालिक आप अकेले हो। इसका मतलब आप कौन हो? आप प्रोप्राइटर हो। मतलब बिजनेस के इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। क्लियर है? तो या तो आप अकेले बिजनेस करो, इसको क्या बोलोगे? सिंगल आदमी है तो क्या बोलेंगे? दिस इज प्रोप्राइटरशिप। हो सकता है कि आप इसके अलावा एक से ज्यादा पर्सन मिलकर भी आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे ही बिजनेस के मालिक एक से ज्यादा होंगे और 50 तक होंगे तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? ये दूसरा फॉर्म है बिजनेस का, पार्टनरशिप का। क्या, कौन सा है? पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप 50 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस करना चाहते हो तो अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी का निर्माण करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बोलिए? तीसरा स्टेप आ जाएगा कंपनी। तो यही बिजनेस के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या है बोलिए? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्म क्या है? कंपनी। सबसे छोटा क्या है? प्रोप्राइटरशिप। बीच वाला क्या है? पार्टनरशिप है। इन बिजनेस के इन सभी फॉर्म्स में आपने गौर किया होगा कि जैसे ही बिजनेस का दायरा जैसे ही बड़ा होता है, लेवल जैसे किसी बिजनेसमैन का बढ़ता है, वो कहां पर पहुंच जाता है? कंपनी पे पहुंच जाता है। अब कंपनी पे क्यों पहुंच जाता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हालांकि कंपनी का जो टैक्स का मामला है वो फ्लैट 30% टैक्स होता है, प्लस उसमें सेस वगैरह भी लग जाता है। फिर भी कंपनी को लोग प्रायोरिटी देते हैं अपने बिजनेस के लेवल के बढ़ने के बाद, टैक्स ज्यादा होने के बाद, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बावजूद कंपनी को लोग प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसका रीजन क्या है? उससे भी पहले एक बात समझा देता हूं मैं। देखिए, कंपनी को समझने के लिए सिर्फ कंपनी में बात के बारे में बात करके आप कंपनी को नहीं समझ सकते हो। जैसे कि कोई इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा है, इस बात को समझने के लिए दूसरे इंसान के बारे में समझना पड़ेगा आपको कि दूसरे इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। उसी के कंपैरिजन में आप किसी व्यक्ति के बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। समझ रहे हो? मैं कहूं कि ये वाला फ्लैट पैनल अच्छा है या बुरा है, हम किस आधार पे कहेंगे? इसके जैसे दूसरे फ्लैट पैनल कितना अच्छा और बुरा है, इस बात को के कंपैरिजन करके ही हम समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा और बुरा है। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी? क्या बता रहा हूं अभी? प्रोप्राइटरशिप भी, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है नॉर्मली, ठीक है?
पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, आप चाहो तो करवाओ और चाहो तो मत करवाओ। मतलब ये वॉलेंट्री है, ये ऐच्छिक है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का करवा लें और अगर चाहते हैं तो ना कराएं। हालांकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आ चुका है, उस पे बारे में अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। बस अभी ये समझें कि आप चाहें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं और चाहें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। लेकिन जहां तक कंपनी का सवाल है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। आप कंपनी वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि किसी भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी आप कंपनी वर्ड यूज कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन कराए। हालांकि आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप कंपनी वर्ड यूज कर सकते हैं। कंपनी वर्ड यूज करने के लिए मना नहीं किया गया है किसी भी एक्ट में। जैसे मैंने बहुत पहले, जब मैं रिटर्न फाइल वगैरह कर लेता था अपने पढ़ने के टाइम पे सीए के दौरान, तो मैंने एक बस कार्ड बनाया और उस पर लिख दिया JS एंड कंपनी। क्या लिख दिया मैंने? JS एंड कंपनी। अब जब मैं किसी को विजिटिंग कार्ड दूं तो उसको लगे यार JS एंड कंपनी है, ये तो क्या है, कंपनी है। तो जैसे ही मैं JS एंड कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता, लोग थोड़ा सा ना उनके सोचने का अंदाज ही बदल जाता था। उनको लगता था ये कंपनी है, हालांकि उनको ये आइडिया नहीं था कि मैंने सिर्फ कंपनी वर्ड यूज किया लीगली, एक्चुअल में वो कंपनी नहीं था। कंपनी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हाँ नहीं क्या यूज कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड आप यूज नहीं कर सकते बिना रजिस्ट्रेशन के। इसलिए जिस भी कंपनी में आप देखोगे, किसी कंपनी के नाम में या तो लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, कुछ इस तरह लिखा रहेगा PVT LTD या फिर LTD। प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी है और पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी होता है। कंपनी की पहचान यही है। रजिस्टर्ड कंपनी है तो या तो उसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा या फिर लिमिटेड लिखा होगा, यह तय है। कहने का मतलब यह है कि अब हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में ओवरऑल आइडिया लग गया? क्या क्या बातें मैंने कही है एक्सटर्नल, वो उसको पहले समझ लीजिए आप, फिर हम डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा एक बिजनेस के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। प्रोप्राइटरशिप नॉर्मली रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, नीड ही नहीं है इसकी। पार्टनरशिप को चाहे रजिस्ट्रेशन करवाएं चाहे तो ना करवाएं। तीसरा, कंपनी अगर आप बनाते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कंपनी बनाते ही आपको कंपनीज एक्ट की निगरानी में काम करना होगा, है ना। इसमें बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन क्या वजह है, ध्यान से सुनिएगा, आखिर क्या वजह है कि बिजनेस का दायरा जैसे ही बढ़ जाता है तो लोग कंपनी बना लेते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसका रजिस्ट्रेशन भी नेसेसरी है, लगातार आपको आपकी कंपनी को सरकारी नियमों के अधीन चलाना होता है। आप एक लाइन भी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फिर भी लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? रीजन क्या है इसका? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो लोगों को विश्वास ज्यादा कंपनी पे होता है, इसलिए भी कंपनी बनाते हैं। साथ में खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी कंपनी बनाते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको अभी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। उससे भी पहले मैं आपको बताता हूं, कोई जरूरी नहीं कि इसको हायरार्की में पढ़े, कहीं भी किसी पॉइंट को भी ले सकता है। पहला हम देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन
कंपनी जो है को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी में बोलेंगे इसको कृत्रिम व्यक्ति। ये आर्टिफिशियल पर्सन होने का क्या मतलब है? पर्सन, कंपनी क्या एक पर्सन है? कंपनी क्या एक व्यक्ति है क्या? यस, एक कंपनी एक व्यक्ति की तरह काम करता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको हिंदी में कहते हैं या विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज सेड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ? उसका एक रीजन है। एक कंपनी, बस इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप कंपनी के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझ सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि एक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, इसको थोड़ा सा और जड़ से लेकर आते हैं, आपकी बात को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो ना, तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 पर्सन्स होने चाहिए। आप फोकस पब्लिक कंपनी को ही करेंगे, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस पे भी लेकर आऊंगा। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से और ज्यादा डिफरेंस मैं इसको करके दिखाऊंगा। एक कंपनी में मान के चलो आप कि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 पर्सन्स होंगे, और मैक्सिमम की कोई सीमा है ही नहीं। इसमें लाखों मेंबर्स नॉर्मली हुआ करते हैं, मतलब कंपनी के मालिक नॉर्मली लाखों लोग हो सकते हैं और होते ही हैं। अब आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात थोड़ा सा देखिए आप, कि एक बिजनेस को एक से ज्यादा आदमी अगर चला दे तो नॉर्मली डिस्प्यूट हो जाता है, होता नहीं होता है? तो भाई दो सगे भाई अगर एक बिजनेस को चला रहे होते हैं तो नॉर्मली उनका अंडरस्टैंडिंग टैली नहीं कर पाता, नॉर्मली आई एम से। तो यहां पे लाखों लोग एक बिजनेस को कैसे मिलकर चलाते हैं, उसका तरीका डेवलप किया गया है। अब मान लो एक बिजनेस के 1 लाख, पहले तो एक बात मैं बता दूं, मेरा मानना है कि मैक्सिमम बच्चे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब क्या है। इसको मैंने पहली बार CAP1 में पढ़ा था, रट लिया था मैंने, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एग्जाम में आएगा तो लिख देना है आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अभी जरूरत है आपको समझने की कि ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों होता है। जो मैं अभी बेस तैयार कर रहा हूं, इसके माध्यम से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगले 5 मिनट में समझ जाएंगे। एक कंपनी में मान लो 50,000 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं? 50,000 पर्सन्स हैं एक कंपनी के अंदर। अब इस कंपनी के मालिक, पर्सन्स का मतलब यह है कि 50,000 मालिक हैं। कोई ज्यादा के लिए मालिक होगा, कोई कम के लिए मालिक है, बट इसके ओनर 50,000 है। इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज टू मच पॉसिबल कि 50,000 पर्सन्स एक कंपनी के मालिक हो जाए। अब सवाल यह है, तो इस 50,000 व्यक्ति मिलके, पर्सन्स मिलके एक कंपनी को कैसे चलाएंगे? तो इस कंपनी को चलाने के लिए 50,000 लोग मिलकर डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। इसको चुनते हैं, बोलो, डायरेक्टर्स चुनते हैं। अपने बिहाफ पर वो डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। वो सभी शेयर होल्डर्स मिलकर, इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलकर चुनते हैं। किनको? डायरेक्टर्स चुनते हैं। अब मान लीजिए हम लोग 50,000 हैं यहां पे, इसमें से कुछ लोगों का चुनाव हमने किया डायरेक्टर्स के लिए, मतलब जो कंपनी को चलाएंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 5 डायरेक्टर्स का चुनाव किया, ठीक है ना? शेयर होल्डर्स ने 5 डायरेक्टर्स को चुना। अब हम बाद में इसको और समझाएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, उसको और डीपली। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं
कि 5 डायरेक्टर्स को हम लोगों ने चुन लिया। कितने लोगों को चुना? उनको क्यों चुना है हमने? क्यों चुना? वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। तो 50,000 व्यक्तियों ने 5 डायरेक्टर चुना और ये 5 डायरेक्टर्स कंपनी के डिफरेंट डिसीजंस लेंगे। इनका लिया हुआ डिसीजन हम सभी का डिसीजन मान लिया जाएगा क्योंकि हमने ही इनको चुनकर भेजा है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं, देश भर के अलग अलग लोग अपने अपने इलाके से एमपी चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये एमपीज हमारे लिए जाकर कानून बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं और वो हमारे बिहाफ पे एक्ट बनाते हैं और उनके द्वारा बनाए गए उन एक्ट्स को हमें मानना पड़ता है क्योंकि हमने ही उनको चुनकर भेजा है। ओके, ठीक उसी तरह से हमने 50,000 शेयर होल्डर्स ने हमने 5 डायरेक्टर्स को चुना है। अब ये कंपनी के बारे में डिसीजंस लेंगे और बाकी को मानना पड़ेगा। इनको कंपनी एक्ट समझाने के लिए, कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट लॉस को समझाने के लिए इनको कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना होगा आपने। कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जो इनको इससे रिलेटेड नियम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब सवाल यह है कि कंपनी के मालिक कितने लोग हैं? आप थोड़ा सा अगली बात ध्यान से देखिए, कितने लोग हैं कंपनी के मालिक? 50,000 इसके ओनर है। 5 को हमने क्यों चुना है? क्यों? हमारे बिहाफ पर कंपनी के डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए 5 को चुना है हम लोगों ने। ओके, अब सवाल यह है कि मान लो, अब मान लेते हैं कि कंपनी को एक बिल्डिंग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक बिल्डिंग की जरूरत है। पैसा कौन लगाएंगे? शेयर होल्डर्स का पैसा है, यस या नो? तो ये जो बिल्डिंग खरीदा जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप, इससे आप समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्यों होता है। ये जो बिल्डिंग खरीदा जाएगा बिजनेस के लिए, जिसको 50,000 लोग मिलकर चला रहे हैं, ये बिल्डिंग किसके नाम खरीदा जाए? कंपनी के नाम। कंपनी कोई आदमी है क्या? हाँ, कंपनी क्या है? देखा है कभी किसी को? किसी ने कंपनी को देखा है आज तक? किस हाइट का होता है? हाँ, किस स्टेट से आता है? कंपनी के पिताजी का नाम क्या है? चलिए, आपने सही कह दिया कंपनी के नाम, लेकिन इसके कहानी को समझिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो एसेट्स बिल्डिंग खरीदा जाएगा वो कंपनी के नाम खरीदा जाएगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि इसका एक लॉजिक भी है। अगर 50,000 आदमी के नाम, अगर 50,000 लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, अरे मान लीजिए आप 2 दोस्त मिलकर एक बिल्डिंग खरीदते हो, तो क्या उस बिल्डिंग को दोनों दोस्त अपने नाम करवाओगे या नहीं करवाओगे? यस। लेकिन यहां पर 50,000 लोगों ने एक तरह से मिलकर बिल्डिंग खरीदा है, तो हमने एक उपाय किया कि यार 50,000 आदमी के नाम बिल्डिंग ना किया जाए। अगर 50,000 लोगों के नाम बिल्डिंग होगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक साथ 50,000 आदमी को जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे और भी कई सारे कारण हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको हम कंपनी के नाम कर देते हैं, इस एसेट्स को डायरेक्टली। सारे ही एसेट्स कंपनी के नाम होंगे, कंपनी के नाम है एसेट्स। इसका मतलब अल्टरनेटिवली 50,000 पर्सन्स के नाम है ये एसेट्स। अल्टरनेटिवली जो जितना पैसा लगा रखा है वो एसेट्स पे उन लोगों का उतनी हिस्सेदारी है। कितना? 50,000 लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपनी के नाम एसेट्स खरीद सकते हैं तो एक इंसान की तरह काम कर रहा है ये, जिसको लॉ ने बनाया है, समझ रहे हो, एक एक्ट ने बनाया है। तो कहने का सेंस ये है कि इसको हम इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। समझ में आई बात? इसके अलावा और भी चीजों पे ध्यान दें
कि अगर कंपनी ना बनाए कोई बिजनेसमैन तो बहुत बड़े बिजनेस को वो चला ही नहीं पाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, रिलायंस, मुकेश अंबानी, देश भर में अनेकों मामला दर्ज किया जाता है रिलायंस के खिलाफ, टाइम टू टाइम होते रहता है ये। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई रिलायंस टाटा जैसी कंपनी के, तो वो अगर कोई शिकायत करना चाहता है उस प्रोडक्ट के खिलाफ तो किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा? मुकेश अंबानी या रतन टाटा जी के खिलाफ या उनकी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब कंपनी बनाते ही इस टेंशन से भी आप फ्री हो जाते हो। इसका मतलब एक और ये है कि इसका मतलब कंपनी को भी कि इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, यस या नो? इसीलिए कंपनी को क्या बोलते हैं, बोले? इसीलिए कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये जो मैंने अभी कहा ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके पृथक, इसको हिंदी में कहता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी पे बाहरी लोग कुछ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं, कंपनी अपने मेंबर्स पे, मेंबर्स अपनी कंपनी पे। इसका मतलब इसका एक अलग लीगल एंटिटी है, इसकी एक लीगली एक अलग पहचान है। इसका मतलब हम इसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यस या नो? इसलिए भी हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। हर जगह बात प्रूफ होगा। अब आइए, सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। मैंने अभी कहा ना, देखो कितनी सारी चीजें एक ही बात से कनेक्टेड है। सेपरेट प्रॉपर्टी होता है इन द सेंस कि कंपनी के नाम डायरेक्ट आप एसेट्स लिख देते हो। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया अभी। 50,000, 1 लाख, 2 लाख इंसान के नाम आप एसेट्स को क्यों कर रहे हो? पॉसिबल भी नहीं है। सीधे हमने कंपनी के नाम से ही इस एसेट्स को लिख दिया है। और इस कंपनी को चला कौन है? मान लीजिए हमने मान लिया है 5 डायरेक्टर्स चला रहे हैं। ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के बारे में जो भी डिसीजन लेंगे, हम सभी का डिसीजन मान लिया जाएगा। हालांकि एक बात और बता दें, डायरेक्टर्स कुछ भी डिसीजन लेने के लिए कंपनी के लिए फ्री नहीं होते हैं। अगर वो शेयर जारी कर रहे हैं ना, तो वहां भी नियम है कि आप शेयर को डिस्काउंट पे नहीं जारी कर सकते। समझ रहे हो? अगर आप डिबेंचर जारी कर रहे हैं ना या शेयर, तो उसके लिए भी मामला है कि प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर कभी भी इरिडेमेबल नहीं हो सकता। तो इनको भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। ये सारी चीजें आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब आइए, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि हम इसके नाम से एसेट्स ले सकते हैं, इसके नाम खुद की लायबिलिटी हो सकती है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब इसकी अपने आप में एक अलग पहचान होती है। गवर्नमेंट को ठीक कंपनी के नाम से टैक्स दिया जाता है और इसको सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी के पीछे की कहानी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्लियर? और अगली बात क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसको हम परपेचुअल सक्सेशन भी कहते हैं, शाश्वत उत्तराधिकार। इसका सीधा मतलब यह है, समझिए, किसी मेंबर के नए आने से या किसी भी मेंबर के चले जाने से, पार्टनरशिप के चले जाने से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर के चले जाने से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, ध्यान रखना। मतलब कि रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है। एक पार्टनर जाएगा तो यहां पर रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो पार्टनरशिप पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। और अगर प्रोप्राइटर एक है, वो चला गया तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी के मामले में क्या है यार, 50,000, 5 लाख, 10 लाख इंसान है किसी बिजनेस के अंदर। ये ऑब्वियस सी बात है, एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते में, एक महीने में एक आधा आदमी का डेथ हो जाएगा, यस या नो?
क्लियर है? हर कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति रिटायर कर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, हर कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति बिजनेस को छोड़कर चला जाएगा, तो क्या कंपनी अफेक्टेड हो जाएगा इससे? नहीं, कंपनी को कोई अफेक्शन नहीं आना है। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो एज इट इज बना रहेगा, उसके एग्जिस्टेंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात? यस है नो? यस। आप लोग यस बीच बीच में अपने आप में भी बोलते रहा करें। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही कि किसी के आने और किसी के जाने से कंपनी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब तक मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम से एसेट्स हो सकता है, इसके नाम से लायबिलिटी, इसका लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसके अलावा इसका सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, और इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब किसी के आने और जाने से, किसी के डेथ हो जाने से, किसी के दिवालिया हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, यहां पर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का सेंस यह है कि कंपनी, तभी मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब तक ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, इसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता, तब तक एक कंपनी को कंपनी आप नहीं कह सकते। बोल सकते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व कंपनी का नहीं आएगा, जिसके बाद आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करता है। अगला है कॉमन सील। हर कंपनी का क्या होता है? एक कॉमन सील होता है, सार्व मुद्रा होता है। जैसे कि जब भी कंपनी एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक्चुअल में तो पर्सन है नहीं ना। क्या कंपनी को सिग्नेचर करना आता होगा? नहीं। बट इसका हम उपाय क्या करते हैं कि जब भी कोई डील होता है तो वहां पर सील लगाकर कंपनी के डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी का ही सिग्नेचर हो गया। वो डायरेक्टर्स इसीलिए चुने जाते हैं, तो हर कंपनी का एक सील होता है। इसके बाद आइए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका सेंस यह है, आप और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं। मान लीजिए, आराम से इसको हम लोग बस अगले कुछ मिनट में खत्म करेंगे। आप और हम दोनों पार्टनर हैं। क्या आप मेरी इजाजत के बिना अपने किसी दोस्त को अपनी हिस्सेदारी बेचकर मेरा पार्टनर बना सकते हो? मैं केस क्या समझा रहा हूं? देखो, मैं और आप, हम दोनों पार्टनर हैं। हम लोग बराबर के साझेदार हैं, किसी बिजनेस को कर रहे हैं। आपने मेरे से इजाजत नहीं लिया, मेरे परमिशन के बिना आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को अपनी हिस्सेदारी बेचकर आपने मेरा पार्टनर बनाया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने शेयर को यूं ही ट्रांसफर करके मेरे पे नहीं थोप सकते पार्टनरशिप में। आपको मेरी इजाजत लेनी होगी। लेकिन कंपनी में क्या है ना, आप अगर कंपनी के मेंबर हैं, कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, बिना किसी इजाजत के, मतलब किसी अगले दूसरे शेयर होल्डर्स की इजाजत के, आप अपने शेयर को बेचकर कभी भी कंपनी से जा सकते हो क्या? यस या नो? यस, जा सकते हैं, ये आपका राइट है। इसीलिए हम इसको परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी कह रहे हैं। इसके कंपनी के सेहत पे किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इसके बाद यहां पर है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मैं इस बात को अभी समझा दूं शॉर्ट में कि देखो, प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन कंपनी के मामले में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड का हो जाता है। रीजन क्या है इसका? अब लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का सेंस क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर आप प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, बिजनेस के लायबिलिटी की वजह से आप दिवालिया तक हो सकते हो। आपके सारे घरेलू एसेट्स भी बिक सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है कि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी। लेकिन कंपनी के मामले में क्या है, आपकी लायबिलिटी होती है बट लिमिट में होती है। ये नहीं कहा जा रहा है नो लायबिलिटी, यहां पर कहा जा रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। इसका सेंस क्या है कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 लाख का शेयर खरीदा, उसमें से आपने अभी 6 लाख दिया है, 4 लाख अभी देना बाकी है।
तो कुछ भी हो जाए, कंपनी चाहे कितना बर्बाद क्यों ना हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा कितना और देना है? 4 लाख, उससे ज्यादा नहीं देना है, ये गारंटी है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और मैं आपको बताऊं, बिजनेस का दायरा बढ़ने के बाद नॉर्मली जो लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने इस लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए भी, प्रोप्राइटरशिप में 4 लाख नहीं 40 लाख की लायबिलिटी हो सकती है, और उस लायबिलिटी को अदा करने के लिए आपको अपने घर तक को बेचना पड़ सकता है किसी व्यक्ति को। लेकिन यहां के केस में क्या है, कंपनी में लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। एंड लास्ट में इसका दिखाता हूं आपको, कंपनी में सो एंड बी यूज्ड इन इट्स नेम। कहने का मतलब यह है, मैंने इसको जोड़ा है आपको किससे? आर्टिफिशियल पर्सन से। आर्टिफिशियल पर्सन अगर आप गौर से देखें, मैंने पहले ही कहा था कंपनी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये क्या है, इसका फीचर यही है कि ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको हम एक अलग व्यक्ति मानकर डील करते हैं। कंपनी सारी चीजें अपने नाम से नॉर्मली कर सकता है और रिलेटेड डिसीजन सब लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आज मिल गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड डिफरेंस बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।